गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह टीजीटी हिंदी। अपने आज के सेशन में हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता या कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, यह कविता पक्षियों की स्वतंत्र प्रकृति को समर्पित है। इस कविता में आज़ादी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अपनी प्यारी कविता पढ़ी जाए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, आप सभी अपनी मीठी आवाज़ में इस कविता को बार बार पढ़ेंगे। अब कविता का भावार्थ देखते हैं। बच्चों, पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और वो कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो हम गीत नहीं गा पाएंगे। हम पंछी यानी पक्षी, चिड़िया, उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी खुला, खुला हुआ, ठीक है, मुक्त, आज़ाद, गगन अर्थात आकाश। तो पिंजरबद्ध और पिंजड़े में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे। तो बच्चों, यदि पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा तो क्या वो खुश रहेंगे? और जब खुश नहीं रहेंगे तो खुशी से कोई गीत भी नहीं गा पाएंगे। चलिए अगली पंक्ति देखिए। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, कनक का अर्थ है बच्चों क्या? सोना। कनक का अर्थ है सोना और तीली अर्थात सलाखें से टकराकर पुलकित, पुलकित का अर्थ है रोमांचित, खुशी से भरा हुआ। पंख, पंख का मतलब आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं पक्षी कि यह चाहे हमारा पिंजड़ा सोने का ही क्यों ना बना हो, फिर भी वह हमें पसंद नहीं है। हमारे रोमांचित पंख उड़ने के लिए बने हैं और हम उड़ना चाहेंगे, परंतु पिंजरे में बंद होने के कारण उनकी सलाखों से, जो उनके खुशी से भरे हुए उड़ने के लिए जो पंख हैं, वो उन सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार ये कि पक्षी कहना चाहते हैं, या पक्षी के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि उन्हें आज़ादी प्रिय है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, अपनी बात कहते हुए पक्षी कह रहे हैं हम बहता जल पीने वाले। कैसा जल पीने वाले हैं? बहता जल। और बहता जल बच्चों कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है, कहाँ कहाँ मिलेगा? झीलों में, नदियों में, तालाबों में। यहाँ बहते जल से मतलब है बहता जल तो नदियों में मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे मतलब है जो खुला हुआ, जो प्राकृतिक रूप से जो जलाशय हैं वहाँ से हम पानी पीने वाले हैं, हमें वही अच्छा लगता है। हम नहीं चाहते कि आप हमें ला करके हमें पानी दें, हमें अपने बर्तनों में दें, हम इस प्रकार नहीं चाहते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, वो कह रहे हैं कि हम बहता जल ही, हम प्राकृतिक रूप से चीज़ों को खाना और पीना चाहते हैं। और हम यदि बंद रहेंगे, आज़ाद नहीं रहेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, फिर पक्षी कह रहे हैं कि कहीं भली है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कहीं बहुत ज़्यादा, किससे किससे बहुत अच्छा है, कटुक निबौरी यानी कड़वी निबौरी। बच्चों निबौरी जो है नीम के फल को बोलते हैं। कटुक अर्थात कड़वी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक अर्थात सोना, कटोरी आपको पता है कि मैदा से मैदा जैसे आटा होता है गेहूं से, उसी प्रकार गेहूं से ही मैदा बनता है। और यहाँ मैदे से मतलब है बहुत अच्छे खाने से, यानी बहुत सुंदर खाना अगर पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके दिया जाए तो भी उन्हें वह उतना पसंद नहीं है। यानी उनके लिए उन्हें क्या पसंद है, उन्हें स्वतंत्र होकर के कड़वी निबौरी खाना पसंद है, लेकिन उन्हें पिंजड़े में बंद होकर के सोने की कटोरी में, सोने की सोने की कटोरी में भी अच्छा खाना, अच्छा भोजन करना पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सोने की स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीरों के, बंधन अर्थात में बंधे हुए, अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कह रहे हैं कि सोने की श्रृंखला में वो अपनी गति, अपनी स्पीड, अपनी उड़ान, जो उड़ते हैं वह सब भूल जा रहे हैं। जो प्राकृतिक रूप से उन्हें मिला है, जो उनकी गति मिली है, जो उनकी उड़ान है, उड़ने के लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है, वह सब उसे भूल जा रहे हैं। और अब क्या है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब वो उनके लिए जो वो आज़ादी है वो सिर्फ अपने सपनों में ही देख पा रहे हैं। सपनों में उन्हें क्या क्या पसंद है, तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ है पेड़, पेड़ की फुनगी का अर्थ है बच्चों की जो पत्ती बिल्कुल अंत में जो टहनियाँ होती हैं, जो डालें होती हैं, उनके सबसे अंतिम जो छोर होता है जहाँ पर पक्षी बैठते हैं तो आप देखते हैं तुरंत झूला झूलने लगते हैं, थोड़ी सी हवा चलती है तो वो झूमने लगते हैं, है ना। तो पेड़ के सबसे किनारी फुनगी पर, वहाँ पर वो बैठ करके जो झूला झूला करते थे, वो अब उनके लिए सपनों की बात ही हो गई है। ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। बच्चों, पक्षी कह रहा है जो बंद है, कैद है, वो अपनी इच्छा बता रहा है कि हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते कहाँ के लिए, नीले नभ की सीमा पाने। जो नीला आसमान है उसकी अंतिम छोर तक सीमा, उसकी अंतिम छोर तक, उसकी अंतिम छोर को जानने तक के लिए हम उड़ते। और लाल किरण सी चोंच खोल, पक्षियों की जो चोंच होता है, पक्षियों का जो चोंच है वो लाल रंग का होता है। ठीक है। तो लाल किरण सी, किरण का अर्थ है जो प्रकाश, रोशनी। ठीक है। तो जैसे रोशनी लाल लाल रंग की होती वैसे ही उसी प्रकार उनका जो पक्षियों का जो चोंच है उसे खोल करके वो चुगते तारक अनार के दाने। तारक का अर्थ है तारा, अनार आपको पता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चित्र में भी, है ना, चित्र में भी आपको ये अनार, अनार के दाने दिख रहे होंगे, अनार यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पर पक्षी के लिए स्वतंत्रता जो भरी हुई है उनके अंदर प्राकृतिक रूप से, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि हम क्या करते, ऐसे ही हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते, नीले आकाश के अंतिम सीमा तक उड़ते और अपनी जो लाल किरण सी जो चोंच है उसे खोल करके तारे रूपी, वह तारे जो अनार की तरह दिखाई देते, जैसे पक्षियों को अनार का दाना खाना चुगना बहुत पसंद है, ठीक है, उसी प्रकार से वो आसमान में जो दिखाई देने वाले जो तारे हैं वो उन्हें अनार के दानों जैसे दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ तक उड़ करके और उन वो तारे जो अनार के दानों की तरह दिखाई देते हैं उन्हें चुगना चाहते। अर्थात बच्चों के पक्षी ये बता रहे हैं कि इतनी उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वो जी भर के उड़ना चाहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी।
सीमाहीन, सीमा का अर्थ है बाउंड्री यानी एक लिमिट, लेकिन यहाँ पक्षी क्या करें, जिस बियॉन्ड लिमिट यानी बिना किसी सीमा के। क्षितिज, बच्चों क्षितिज का अर्थ है जहाँ जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हों, अर्थात जब आप दूर कहीं आप अपने खेतों की ओर, खेतों में जहाँ यदि आप खड़े होते हैं तो बहुत दूर आप देखेंगे किनारे की तरफ, तो आपको दिखाई देगा जैसे आसमान नीचे की ओर झुका हुआ है, ठीक है, और जहाँ तक दूर आपको दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि आसमान झुक करके जाके पृथ्वी में मिल गया हो। तो उस जो जहाँ वो दिखाई देता है कि वो जो मिल रहा है उसे ही क्षितिज कहते हैं, ठीक है। वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ये हमें ऐसा, हमारे आंखों का भ्रम है, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती और आसमान मिल रहे हों। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, बच्चों वो उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं पक्षी, अपने पंखों से जोर लगाना चाहते हैं कि देखते हैं वो क्षितिज मिल जाता है या हमारे पंखों में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा जान है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुँच जाते, हम देख लेते कौन सा स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, या तंती सांसों की डोरी। बच्चों पक्षी कह रहा है कि या तो मुझे वो क्षितिज मिल जाता, और या तो मेरे सांसों की जो डोरी है, सांस रूपी जो डोरी है वो तन जाती, अर्थात वो उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाता, ठीक है ना, चाहे उनका जीवन ही खतरे में पड़ जाता, ठीक है, या तो उनका जीवन खतरे में आ जाता या फिर वो क्षितिज को पा लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता उनके मन में कूट कूट कर भरी हुई है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बित न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, पक्षी कह रहे हैं नीड़ न दो, नीड़ अर्थात घोंसला, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आप मुझे नीड़ अर्थात चाहे मुझे घोंसला दो, चाहे टहनी का, मुझे टहनी कोई शाखाएं, मुझे कोई पेड़ पौधे मत दो, मुझे घोंसला बना के मत दो, मुझे घोंसला भी ना बनाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय का अर्थ है घर, ठीक है, जहाँ निवास स्थान जहाँ हम रहते हैं वो भी आप तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन वो उससे पक्षियों को कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, लेकिन पंख दिए हैं तो, परंतु जो ईश्वर ने हमें पंख दिया है वो पंख उड़ने के लिए दिए हैं, आकुल उड़ान में बेद न डालो, यानी हम पक्षी उड़ने के लिए बहुत व्याकुल हैं, और वो कह रहे हैं कि लेकिन हमारे जो उड़ने की जो व्याकुलता है उसमें बिल्कुल भी बाधा मत डालिए। तो बच्चों इस प्रकार ये भावार्थ रहा। आपने देखा कि पक्षियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या वो सोचते हैं, उन्हें कैद करके चाहे वो सोने के पिंजड़ा ही क्यों ना हो, उसमें उन्हें वो सुकून नहीं है, सुख नहीं है, और वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदियों तालाबों का मीठा जल पीना चाहते हैं, पेड़ की टहनी के छोर पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं, नीले आकाश में उड़कर तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज को छू लेना चाहते हैं। उसके लिए चाहे उनके प्राण भी खतरे में क्यों ना आ जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर इनमें भरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं शब्दों के मोती। हमने आपके लिए कुछ ये शब्दार्थ लिखे हैं बच्चों, और आप इन्हें ध्यान से समझेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में भी अवश्य लिखेंगे, और कुछ चित्रों के माध्यम से हमने आपको और ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है। पक्षी अर्थात चिड़िया, उन्मुक्त यानी खुला हुआ, आज़ाद, गगन यानी आकाश, आसमान या अंबर, इनके पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना, कई अर्थ हमने दिखने। कटुक अर्थात कड़वी, जो कड़वा लगे। कनक अर्थात सोना, आभूषण। तरु अर्थात पेड़, पादप। विटप अरमान यानी इच्छा, अभिलाषा, है ना। तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दाने, अर्थात तारे जो अनार के दानों की तरह दिखाई देते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, और चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं, और नीचे यहाँ पर मैंने अनार का छोटा सा चित्र रखा है, जहाँ पर जैसे इसके दाने दिखाई देते हैं उसी प्रकार ये तारे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें पक्षी
चुगना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये हमारी आंखों का भ्रम होता है। सांसों की डोरी का तनना, मृत्यु के करीब पहुंच जाना। नीड़ अर्थात घोंसला, यहाँ पर आपको घोंसला दिखाई दे रहा है, पक्षी बैठा हुआ है ना। आश्रय अर्थात निवास स्थान। आकुल यानी व्याकुल, उद्विग्न, और विघ्न अर्थात बाधा। तो ये शब्दों के मोती रहे आपके लिए। ये शब्द का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये लिखा है शब्दों के मोती, यानी शब्द रूपी मोती। कविता का भाव यहाँ पर जो हमने अभी बताया वही उन्हीं का संक्षेप, कि यहाँ पक्षी के मन के भाव दिखाए गए हैं। स्वतंत्र होकर जीना उसकी प्रकृति है, उनकी प्रकृति है। यहाँ चिड़िया कहती है मैं खुले आसमान में रहने वाली हूँ, मैं पिंजड़े में नहीं रह सकती, वहाँ मैं खुश होकर गा भी नहीं पाऊँगी, मेरे जोश से भरे पंख उड़ने के लिए व्याकुल हैं। चिड़िया कहती है हमारे पंख सोने के पिंजड़ों से टकराकर टूट जाएंगे, क्योंकि वो उड़ना चाहते हैं ना। पक्षी को पिंजड़े में खाना अच्छा नहीं लगता, फिर वह चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो, उसे तो स्वतंत्र होकर कड़वी निबौरी खाना अच्छा लगता है। पक्षी स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं, उन्हें कोई आश्रय भी नहीं चाहिए, परंतु वे स्वतंत्र जीना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पक्षी है, उदास सा बैठा हुआ है सोने के पिंजड़े में बंद, परंतु उसे कोई खुशी नहीं है। उसी जगह उसके पहले के चित्र में आपने देखा था कि पक्षी किस प्रकार खुश होकर के आसमान में उड़ रहे थे। तो इस प्रकार उनके लिए स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षियों की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो यहाँ पर पॉइंट करके लिखा हुआ है कि पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं, बहता जल, नदियों का या झीलों का, ठीक है, तालाबों का पानी पीना चाहते हैं। वे कड़वे नीम के फल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं के बजाय किसके, मैदा के। कटोरी में, सोने की कटोरी में मैदा भी उन्हें अच्छा नहीं लगता पिंजड़े में, है ना। पिंजड़े में बंद होकर ये अपना उड़ना भी भूल जाते हैं, और पेड़ की डाल पर बैठकर झूला झूलना भी उनके लिए सपनों की तरह हो जाता है। तो इनकी अभिलाषा है, इच्छा है, वो उड़ना चाहते हैं। बूझो तो जाने। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सामने रखा गया है, और कुछ चित्र आपके लिए हैं जो आपको समझने के लिए। पहला प्रश्न है, कविता से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो बच्चों, आपको ये लिखना है कि प्रत्येक, यानी जैसे उन्हें यहाँ दिखाया गया कि सोने के पिंजड़ा है, सोने की कटोरी है, उसमें मैदा सबसे अच्छा भोजन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। वो उसमें पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, है ना, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता बहुत पसंद है और वो बंधन मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हैं, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो बच्चों, इसका आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो उन्मुक्त रहकर आपको वही, आप वहाँ पर जाएंगे PDF फाइल में, जो आपकी कविता है उन्हें देख करके आपको फिर लिखना है कि खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदियों, तालाबों या झीलों का मीठा जल पीना चाहते हैं, पेड़ की टहनी के छोर पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, नीले आकाश में उड़कर जो तारे दिखाई दे रहे हैं अनार के दानों जैसे, उन्हें चुगना चाहते हैं। और एक और पॉइंट, वह क्षितिज को भी छू लेना चाहते हैं, है ना। ठीक, चलिए भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो तीसरा प्रश्न आपको बताना है इसका क्या अर्थ है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये जो पक्षी कह रहे हैं इसका क्या अर्थ है, आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। अर्थात कि या तो क्षितिज, या तो वो इतनी दूर तक उड़ना चाहते हैं, क्षितिज तक उड़कर जाना चाहते हैं, वो पा लेना चाहते हैं उस क्षितिज को, ठीक है, जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ तक वो जाना चाहते हैं, चाहे उनका जीवन खतरे में ही क्यों ना आ जाए, चाहे उनका जीवन खतरे में क्यों ना पड़ जाए, परंतु वह क्षितिज तक उड़कर जाना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं आगे। सोचो जरा, कविता से आगे आपको यहाँ पर विचार करना है। तो प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, देखिए अब जरा देखते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके विचार हम देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। कविता से आगे,
बहुत से लोग पक्षी पालते हैं ना। हम्म, तो पहला है खंड का, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। आपको बताना है पक्षियों को पालना उचित है यानी अच्छा है, अच्छी बात है, या फिर उन्हें खुले में देखना अच्छा है, वो उड़ें, उन्हें उड़ते हुए देखना अच्छा है, वो आंगन में आकर छोटे छोटे दानों को चुगते हैं, उन्हें ऐसे खुले में जीना देखते हुए वो अच्छा लगता है, या उन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, और किस में उनकी खुशी है ये सोच के आपको लिखना है। ठीक है। खंड खा, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी लिखिए। तो बच्चों अपने आसपास आप ये देख सकते हैं, अगर हालांकि अब ऐसा तो कोई शायद अब पक्षियों लोग समझदार हो गए हैं, लोग जान गए हैं कि पक्षी उड़ना पसंद करते हैं, वो पिंजड़े में खुश नहीं रहते, है ना। लेकिन पहले के लोग ऐसा करते थे। तो बच्चों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आपको इस प्रश्न को जानने के लिए आप अपने दादा से, अपने दादी से इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे से इन बातों को समझाएंगे। ठीक है, और अपना अनुभव भी जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2, पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता, अपितु तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पक्षियों को बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन, यानी केवल उनकी आज़ादी नहीं बाधित होती, उनकी आज़ादी ही नहीं बाधित होती, बल्कि और क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब परि उपसर्ग है, और आवरण अर्थात चारों ओर, हमारे परि अर्थात चारों ओर, आवरण अर्थात ढका हुआ। तो हमारे चारों ओर बच्चों जो भी कुछ पाया जाता है वो पर्यावरण है। तो हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। कैसे? प्रकृति ने उन्हें खुले में उड़ने के लिए, जीवन जीने के लिए, और ये विविधता भरा जो संसार बनाया है इसके लिए बनाया है। इसके लिए थोड़ी ना बनाया है कि आप उन्हें पिंजड़े में कैद कर लें, है ना। और पक्षी बहुत सारे कीड़े कीट पतंगों को भी खाते हैं, है ना। और भी कई बातें हैं। ठीक है। तो बच्चों इन बात इस पे अब अपने जो है आप इसके बारे में आपको सोचना है, और फिर 10 पंक्तियों पे अपना विचार लिखना है। और इनको करने के लिए आप अपने माता पिता या दादा दादी की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। अनुमान और कल्पना, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली यानी जीवन शैली रहन सहन और शहरीकरण, यानी पहले बहुत सारे गांव थे ना, तो अभी सभी जगह एकदम शहर जैसा बना दिया जा रहा है, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, और नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नए नए मकान बनाते जा रहे हैं सब लोग, है ना। तो लेकिन वन का विनाश होता जा रहा है। तो शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं बच्चों कि क्या नुकसान है, और इस प्रकार जो शहरीकरण हो रहा है उससे किस तरह से पक्षियों के लिए नुकसान हो रहा है। आप जानते हैं ना पक्षी कहाँ रहते हैं, और वो पेड़ों पर वहीं पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। पहले हमारे घर छप्परों के होते थे, तो वहाँ पर जो तिनकों से बनाए जाते थे, घास फूस के छप्पर होते थे, तो वहाँ पर भी वो अपना आश्रय बना लेते थे, अपना घोंसला बना लेते थे। परंतु आज तो पक्के मकान हैं। बच्चों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो हैं पक्षियों के लिए सोच करके एक अच्छा काम और कर सकते हैं। वो क्या, गर्मी आने वाली है, तो आप सब छोटे से मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें पानी ठंडा होता है, तो मिट्टी का जो घड़ा या पात्र कुछ ऐसा, या कोई भी कटोरी या किसी में आप पानी जो है अपने द्वार पर या पेड़ों के पास समीप कहीं या छत पर रखिए, जिससे उन पक्षियों को पानी मिल सके। ठीक है। और वहाँ कुछ दाने भी रख सकते हैं। और अगर ढेर सारे पक्षी अगर आप हर दिन रखेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे वहाँ पक्षी आने लगेंगे, उनकी चहचहाहट आपको सुनने को मिलेगी, और आप फिर चुपके से दूर से ही उनका फ़ोटो भी खींच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उन्हें कोई नुकसान आप नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है। दूसरा है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे लिखिए। तो आपके घर के किसी स्थान पे कोई पक्षी ने अपना आवास बनाया, ठीक है, और आपको घर अपना बदलना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ये सोचना है आपको।
तो जो भी आपको लगता है यहाँ पर आपको सोचना है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ एक एक करके, कि देखना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, कौन कौन क्या करेगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना अच्छा और कितना रचनात्मक सोचते हैं। चलिए, भाषा की बात हमारे इस पाठ्यपुस्तक का सबसे अंतिम कड़ी है, जिसमें हम भाषा की बात देखेंगे, कुछ व्याकरण की बातें समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपको जानने के लिए, यहाँ ये देखिए, विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। बच्चों आपने विशेषण का नाम पहले सुना है? नहीं? ओके, अगर सुना है तो अच्छी बात, चलिए फिर सुनिए। तो आपने संज्ञा या सर्वनाम पढ़ा होगा, है ना? तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताए, जैसे नीली चिड़िया उड़ रही है। बच्चों, संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ नीली चिड़िया उड़ रही एक वाक्य है, इसमें नीली चिड़िया, चिड़िया की विशेषता, चिड़िया कैसी है? नीले रंग की है। तो चिड़िया जो है वो नाम है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नीली, करेक्ट। और आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल आपके सामने, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 4 बच्चे। तो बच्चों, यहाँ बच्चों की विशेषता है 4 बच्चे, यानी उनकी संख्या बताई जा रही है। ठीक है, तो यानी सारे, अगर कहा गया कि बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं बैठे हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उन बच्चों की विशेषता बता रहे हैं ना, केवल वो 4 बच्चे, है ना? तो इस प्रकार से बच्चों विशेषण है। विशेषण कई प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के हैं उनके, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। परंतु यहाँ पर आपके सिलेबस में आपको गुणवाचक विशेषण पढ़ना है, यानी किसी वस्तु का आकार, उसकी किसी क्वालिटी को बताया जाए, रूप, रंग इत्यादि को बताया जाए। ठीक है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे पहले नीली चिड़िया उड़ रही है में नीली शब्द गुणवाचक विशेषण, जबकि 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ संख्या बताया जा रहा है ना, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। चलिए, तो फिलहाल विशेषण समझ गए आप, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए। ठीक है, ठीक। आगे अगला है समास। 2 या अधिक पदों के योग को समास कहते हैं, जैसे माता और पिता। और माता और पिता लिखा हुआ है, फिर आगे देखिए उसे छोटा बना दिया गया ना, माता और पिता। जो बीच में और शब्द था वो तो लुप्त हो गया। इस तरह भाई और बहन, एक शब्द भाई बहन, भाई बहन खेल रहे हैं, हम ऐसे भाई और बहन खेल रहे हैं, उसे लिख सकते हैं ना भाई बहन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 पद हैं, भाई और बहन, और इन पदों को मिला दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, समास यानी पास पास बैठा दिया गया। तो इस प्रकार जो जोड़ है, जो योग है इनका, इसे ही हम समास कहते हैं। और बच्चों इन्हें अलग अलग करना, जैसे भाई बहन है तो भाई और बहन अलग अलग करना, वो क्या है? समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, समास भी कई प्रकार के होते हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे आगे जा कर के, जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे द्वंद्व समास पढ़ना है। और द्वंद्व समास क्या है? जिसमें दोनों पद का समान महत्व हो। अच्छा, माता और पिता 2 शब्द है ना, माता पिता, इन दोनों में आपके लिए कोई ज़्यादा महत्व का है या दोनों महत्व के हैं? करेक्ट। और भाई बहन, क्या भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों ही समान है ना, बिल्कुल। इस तरह रात दिन, रात भी ज़रूरी होता है, दिन भी ज़रूरी होता है, ऊंचा नीचा, ऊंचा भी ज़रूरी है, नीचा भी, है ना, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह जहाँ पर दोनों पदों का समान महत्व होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे देखते हैं भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला शब्द देख रहे हैं, स्वर्ण, उसके नीचे पाई है, और लाल किरण में लाल के नीचे एक रेखांकित किया गया है, उसके नीचे पाई अंडरलाइन किया गया है। में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अच्छा, अभी मैंने जो बताया, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो बच्चों आप कविता पर जाएंगे और देखेंगे कि और कौन से ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो विशेषता बता रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। अच्छा, ठीक है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक शब्द कहते हैं। वाह, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। तो इस प्रकार अन्य 10 उदाहरण खोजकर लिखना है आपको। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ भी हमने लिखा है भाई बहन, जैसे यहाँ पे लिखा है ना भाई और बहन। ठीक है, इसी तरह माता और पिता, तो यहाँ भी
ये चीज़ बना हुआ है ना। और तो इस प्रकार आप यहाँ स्वर्ण श्रृंखला, यहाँ लाल किरण, यहाँ पे आप इन्हें देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ा आया होगा ये पाठ पढ़ने में और आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, अगली बार हम मिलेंगे आपके अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।